छात्रों नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में अध्ययन किया था। वायुमंडल, और हमने बताया था कि वायुमंडल के 4 घटक होते हैं। पहला क्षोभमंडल, दूसरा था समताप मंडल, और तीसरा था आपका मध्यमंडल, और चौथा था आपका तापमंडल। और तापमंडल के हमने आपको बताए थे कि इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है आयनमंडल और दूसरा हिस्सा है बाह्यमंडल। अब इस वायुमंडल से संबंधित कुछ प्रमुख तत्व हैं जो कि प्रश्नों के रूप में बहुत अधिक पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। जैसे पहला आता है कि क्षोभमंडल के अन्य नाम क्या हैं। तो क्षोभमंडल को अधोमंडल, या संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। संवहन मंडल इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो संवहन धाराएं हैं या जो संवहन धाराएं होती हैं वो मध्य मंडल की सीमा तक ही सीमित रहती हैं, इससे ऊपर नहीं जाती हैं। एक प्रश्न यहाँ से और आता है जो हमने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ताप का ह्रास होता है। तो इसके ताप ह्रास को किस नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल के ताप ह्रास को नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब हमने आपको बताया था कि जो क्षोभ मंडल है इसमें जो है मौसम संबंधी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है कि क्या आपके समताप मंडल में भी मेघों का निर्माण होता है, और अगर होता है तो इन मेघों को क्या कहा जाता है? तो समताप मंडल में जबकि हमने आपको बताया था कि इसके निचले हिस्से का तापमान जो है वो स्थिर रहता है, इसलिए इसमें वायुयान की उड़ानें संभव हैं। लेकिन समताप मंडल में कभी कभी, या हम ये कहें कि विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। मेघ माने बादल, मेघों का निर्माण होता है जिन्हें भूलाभ मेघ हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। मदर ऑफ पर्ल, PEARL, क्लाउड। ठीक है, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का निर्माण कहाँ होता है? तो समताप मंडल में। या भूलाभ मेघ कहाँ पाए जाते हैं? तो समताप मंडल में। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने आपको बताया था कि स्थिर ताप के जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है, जिसका रासायनिक प्रतीक होता है
ओजोन परत जो है, ओजोन परत समताप मंडल में उपस्थित होती है। जिसका रासायनिक प्रतीक O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। ठीक है। अच्छा, अब ओजोन की खोज कब किसने की, ये भी प्रश्न बहुत आता है। तो ओजोन की खोज 1913 में किसने की? फेवरी चार्ल्स और हेनरी वुशॉन, ठीक है, ने की थी। प्रश्न आता है कि ओजोन की खोज कब हुई? तो 1913 में। ओजोन की खोज किसने की? तो फेवरी चार्ल्स और हेनरी वुशॉन। लेकिन जब प्रश्न आता है तो केवल लिखा होता है चार्ल्स एवं वुशॉन या वुशॉन एवं चार्ल्स, पूरा नाम नहीं देते, लेकिन पूरा नाम है फेवरी चार्ल्स और हेनरी वुशॉन। इन दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। तीसरा प्रश्न यहां से आता है कि भूतल से इसकी मोटाई का मापन किस मीटर से या किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है? तो यानी कि पृथ्वी से। तो भूतल से इसकी मोटाई, ठीक, कितनी मोटी है ये लेयर? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 16 सितंबर। ठीक है। अब ओजोन परत को नष्ट करने में, ओजोन परत को नष्ट करने में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब प्रश्न एक पूछा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राप्त कहाँ से होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है AC एयर कंडीशनर तथा प्रशीतकों यानी कि रेफ्रिजरेटरों से प्राप्त होती है। ठीक। अब एक प्रश्न और उठता है कि आखिर CFC में ऐसा कौन सा तत्व उपस्थित है जो आपके ओजोन परत को नष्ट करता है? तो ओजोन क्षरण या ओजोन परत क्षरण में CFC में उपस्थित क्लोरीन उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है?
क्लोरीन उत्तरदायी है, क्लोरीन से ये नष्ट होती है। अगला प्रश्न आता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस इकाई में मापी जाती है? तो डाल्टन इकाई में नापी जाती है, डाल्टन। ठीक है, डाल्टन में, एक वैज्ञानिक है उनके नाम पर है, डाल्टन में मापी जाती है। और ओजोन परत में छिद्र जो है सबसे पहले ब्रिटिश टीम ने अंटार्कटिका पर देखा था। अंटार्कटिका पर हो जाता, कहाँ? अंटार्कटिका पर। बहुत प्रश्न आता है। और ओजोन परत में छिद्र का मतलब होता है ओजोन परत का पतला हो जाना। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न कभी कभी आता है कि वायुमंडल में किन गैसों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो वायुमंडल में ठीक है, हाइड्रोजन तथा हीलियम, हाइड्रोजन तथा हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम यानी कि H और He। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और हीलियम का होता है He। ठीक है, इनकी अधिकता पाई जाती है या इन गैसों की प्रधानता होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है ये। अब बात करते हैं हम पर्यावरण के संघटक की, कि पर्यावरण किन किन तरीकों से निर्मित है। ठीक है, तो पर्यावरण के संघटक ठीक, अगर हम पर्यावरण के संघटक की बात करें तो पर्यावरण जो है अनेक तत्वों से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक तत्व का पर्यावरण में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब एक भी तत्व यदि कम ज़्यादा होता है या बिगड़ता है तो हमारे पर्यावरण में कमी आती है। ठीक, लेकिन अगर हम जनरल तौर पर देखें तो पर्यावरण में केवल दो ही संघटकों की उपस्थिति है या दो स्तरों पर इसमें वर्गीकृत किया गया है, जैविक और अजैविक। जैविक संघटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। दो तरह के घटक पाए जाते हैं अगर सामान्य तौर पे बात की जाए तो। सबसे पहले हम देखेंगे जैविक घटकों को। बात करते हैं जैविक घटकों की। जैविक घटक, ठीक है, तो जैविक घटक की अगर हम बात करें तो जैविक घटकों को जो है तीन भागों में विभक्त किया गया है या तीन खंडों में बांटा गया है। बहुत ध्यान से समझना, यहीं से ये पूरा टॉपिक लर्न हो जाता है। पहला है उत्पादक, ठीक, दूसरा भाग है उपभोक्ता, तीसरा भाग है अपघटक। उत्पादक जो उत्पन्न करें, उपभोक्ता जो उपभोग करें, अपघटक जो अपघटन कर दें। ठीक है, अब उत्पादक हैं तो ये अधिकतर प्रकाश संश्लेषी हैं, स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं और जब स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं तो इन्हें स्वपोषी के नाम से भी जाना जाता है, स्वपोषी। और प्राथमिक उत्पादक हैं, कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है प्राथमिक उत्पादक कौन है, तो प्राथमिक उत्पादक हैं।
अब जो उत्पादक हैं, इन उत्पादकों को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग होता है प्रकाश संश्लेषी, और दूसरा भाग होता है रसायन संश्लेषी। ठीक, अच्छा, प्रकाश संश्लेषी की यदि हम बात करें तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा निर्मित करते हैं। या कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है कि ये किस प्रकार के पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो सरल जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सरल जैविक पदार्थों से अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक, अब इनके अगर हम उदाहरण देखें तो प्रकाश संश्लेषी के जो उदाहरण हैं, तो हरे पेड़ पौधे, ठीक, हरे पेड़ पौधे। दूसरी बात करें प्रोटिस्ट, ठीक है, प्रोटिस्ट में आ जाएगा जैसे आपका शैवाल है, ठीक है, प्रारंभिक, कवक नहीं आएगा, शैवाल, ठीक है, और यूग्लिना, जैसे पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी कही जाती है, ठीक है। ये आपके प्रकाश संश्लेषी के उदाहरण हैं। बात करें रसायन संश्लेषी की, तो रसायन संश्लेषी में शरीर में बनने वाले कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। शरीर में बने कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो कुछ जीवाणु हैं। क्या हैं? कुछ जीवाणु। कौन? कुछ। कैसे कुछ जीवाणु? जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, नाइट्रेट बैक्टीरिया है, नाइट्राइट बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे आपके रसायन संश्लेषी में आते हैं। हरे पेड़ पौधे, प्रोटिस्ट, यूग्लिना, ये आपके स्वापोषी यानी कि प्रकाश संश्लेषी में आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं उपभोक्ता की। अब बचते हैं आपके उपभोक्ता। तो उपभोक्ता के बारे में हमने बताया आपको, जो उपभोग करें। और उपभोग किसका किया जाएगा? दूसरी चीज का। यानी कि जो जीव जंतु उत्पादकों पर ही निर्भर रहते हैं उन्हें कहा जाता है उपभोक्ता। और उपभोक्ता नेचर से होते हैं परपोषी। क्यों? क्योंकि दूसरों पर डिपेंड होते हैं। लेकिन उत्पादक भी तीन तरह के हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखना। प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, और तृतीयक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक मतलब जो सीधे उत्पादकों पर उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, उत्पादक मतलब जो सीधे उत्पादकों पर निर्भर हों उन्हें कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता में हम उत्पादकों में लाए क्या क्या थे?
पेड़ पौधे, शैवाल, युगलीना, यानी कि ये जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं ये नेचर से शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वो उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, यानी कि ये इनको उपभोग करते हैं, अर्थात ये मांसाहारी हैं। नेचर से कैसे कहलाते हैं? मांसाहारी। ठीक है। अब तृतीयक उपभोक्ता की अगर बात की जाए तो तृतीयक उपभोक्ता प्राथमिक और द्वितीयक दोनों पर निर्भर होते हैं, अर्थात इनको सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि सब कुछ खाने वाले। ठीक। अब बात करते हैं अपघटक की। बात करते हैं अपघटक की। तो अपघटक वो जीव होते हैं, वो जीव होते हैं जो उपभोक्ताओं से बचे अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। किससे? ध्यान रखना, उपभोक्ताओं से बचे अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु। एक प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा आता है, टिपिकल प्रश्न है थोड़ा सा, कि यदि विश्व के समस्त जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाए या अपघटकों को समाप्त कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उपभोक्ताओं द्वारा, क्या आंसर होगा? उपभोक्ताओं के द्वारा उत्पन्न किए गए अपशिष्ट पदार्थों से ये संसार पूर्णतया भर जाएगा। एक बार बात फिर करते हैं कि जैविक घटक जो हैं 3 प्रकार के हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक। ये इन पर डिपेंड है और ये इन पे डिपेंड है। और अपघटन के बाद जो अपशिष्ट बचता है या बनता है ये पुनः फिर उत्पादक पर पहुंचता है। इस तरह से इसका चक्र पूरा होता है कि अगर उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर हैं तो अपघटक उपभोक्ताओं पर, और अपघटक जो हैं वो किनको ऊर्जा प्रदान करते हैं? उत्पादकों को। भाई यहाँ से आगे फिर कहाँ जाते? चलो इनका तो इन्होंने उपभोग कर लिया, इनका जो अपशिष्ट बचा वो इन्होंने ले लिया, लेकिन इनका भी तो कुछ बचेगा, वो कौन ले लेता है? उत्पादक। ठीक है। इस तरह से इनका चक्र पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं हम अजैविक घटक की। तो पर्यावरण में कई एक अजैविक घटक हैं, जिनमें से हम कुछ की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम प्रकाश की। किसकी बात करते हैं? प्रकाश की, लाइट की। देखो, हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सब प्रकाश संश्लेषी हैं, अतः इनके लिए जो प्रकाश है वो बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की सहायता से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और सभी प्रकार के जीवों को सूर्य से आने वाला प्रकाश ही अंतिम ऊर्जा का स्रोत कहलाएगा। ठीक। दूसरा जो अजैविक घटक है वो आता है वर्षण। पहले तो ये चीज समझ लें, ये वर्षा नहीं वर्षण है। कंफ्यूजन रहता है वर्षा और वर्षण में। वर्षण में जो है मौसम संबंधी कई घटनाएं सम्मिलित हैं, जैसे कोहरा, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं वर्षा में। ठीक है। अजैविक घटक हैं ये सब, और ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, किसी ना किसी तरह से हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते रहते हैं।
और वर्षण की स्थिति क्या है या इसकी प्रत्येक स्थान पर मात्रा क्या है, ये अलग अलग होती है और ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम पृथ्वी पर निवास कहाँ कर रहे हैं। क्यों? कहीं वर्षा अधिक है तो कहीं बहुत कम है, कहीं कोहरा बहुत अधिक पड़ता है, कहीं बहुत कम है, कहीं हिमपात बराबर होता रहता है, कहीं कम होता है। तो वर्षण की जो मात्रा है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है और ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम पृथ्वी पर किस स्थान पर रहते हैं। तीसरा जो अजैविक घटक है वो है तापमान, टेम्परेचर। बहुत महत्वपूर्ण घटक है तापमान, ठीक है। बहुत अधिक प्रभावित करता है जीवों को। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जीव को अपनी वृद्धि के हेतु एक निश्चित सीमा का ही तापमान वो बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर उससे तापमान कम है या अधिक है तो जीवों की वृद्धि रुक जाती है। यानी कि जीव की वृद्धि भी किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। और सही वृद्धि के लिए एक निश्चित सीमा तक ही तापमान ग्रहण कर सकता है जीव। अगर उससे कम है या उससे अधिक है तो तापमान, वो जीव की वृद्धि जो है वो रुक जाएगी। तीसरा, चौथा सिस्टम जो है वो है ऊंचाई। घटक जो है वो है ऊंचाई, ठीक है। देखो, जैसे हमने बताया कि वर्षण में कि आप पृथ्वी पर किस स्थान पर रह रहे हैं ये बात निर्भर करती है। तापमान पे भी हमने बताया कि एक निश्चित सीमा तक ही तापमान ग्रहण कर पाता है जीव। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग ऊंचाइयों पर वर्षण और तापमान के बीच में भिन्नता पाई जाती है। वर्षण जो है ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है, ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है। और चरम सीमा की जब ऊंचाई पर बढ़ जाते हैं, हम सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, यानी कि चरम ऊंचाई पर ये घट जाता है, ये घट जाता है, ठीक है। ऊंचाइयों के साथ साथ ये बढ़ता है और अधिक ऊंचाई पर जब हम पहुंचते हैं तो ये घट जाता है। पांचवें अजैविक घटक की बात करें तो अक्षांश की बात करते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न आता है, ध्यान से समझें। अक्षांश तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से, कहाँ से चलेंगे? विषुवत रेखा से, ठीक है। विषुवत रेखा से जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, ठीक है। ध्यान दें, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर, वैसे वैसे क्या होता है कि सूर्य का जो कोण है वो छोटा होता जाता है। और जब सूर्य का कोण छोटा होता जाएगा तो औसत तापमान गिर जाता है, ठीक है। सूर्य का कोण छोटा होता जाता है तथा औसत तापमान गिरने लगता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि विषुवत रेखा से जैसे ही हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो सूर्य का जो कोण है वो छोटा होता जाता है और इसके कारण जो है जो औसत तापमान है वो गिरने लगता है। हमने आपको दो घटक बताए सामान्यतः, एक जैविक एक अजैविक। एक घटक बताते हम आपको ऊर्जा का घटक या ऊर्जा संघटक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ऊर्जा संघटक। ठीक है, ऊर्जा संघटक। क्या काम है इस संघटक का? सबसे पहले तो ये जाने कि ये ऊर्जा संघटक हम पढ़ते क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो ऊर्जा संघटक जो है इसका मुख्य कार्य है पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच में, पृथ्वी की सतह
और वायुमंडल के बीच में जो है ऊष्मा का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल के बीच ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, प्रश्न आता है ऊर्जा संघटक या ऊर्जा घटक का मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा घटक का जो मुख्य कार्य है वो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के बीच में ऊष्मा का संतुलन बनाए रखना है। ठीक, दूसरा बात है कि जो पृथ्वी अपनी ऊर्जा का जो अधिकतर भाग है वो लघु तरंगों के रूप में लेती है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग लघु तरंगों, कभी कभी तो ये आता प्रश्न, और कौन सी लघु तरंगें? विद्युत चुंबकीय तरंगें, क्योंकि सूर्य से लेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है वो किस प्रकार की तरंगें हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें, लघु तरंगें हैं। इस रूप में या इस माध्यम से सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग लघु तरंगें या विषुवत चुंबकीय तरंगों के रूप में सूर्य से प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, पहला काम। अब वायुमंडल का जो सूर्य से विकिरण आ रहा है, जो वायुमंडल है हमारा, ये तो पृथ्वी की सतह की बात हो गई। तो वायुमंडल जो है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, वायुमंडल सौर्यक विकिरण का यानी कि सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्यक विकिरण का कितना भाग ले लेती हैं? 14%। और अब भौमिक विकिरण यानी कि पृथ्वी द्वारा जो उत्पन्न होगा, भौमिक विकिरण का कितना? 34%। ध्यान रखें, इसमें ये ना कर दें कि अब 14 यहाँ निकल गया तो जो कुछ बचा वो भौमिक से है ना। 34% ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि वायुमंडल जो है सौर्यक विकिरण का केवल 14% और भौमिक विकिरण का केवल 34% यानी 34% ही ऊर्जा प्राप्त करता है। बाद बाकी अन्य रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे सौर्यक विकिरण यानी कि जो वायुमंडल है हमारा वो ऊर्जा प्राप्त करता रहता है। अब पृथ्वी पर जो उष्मीय ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो तो प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ले लेती है, जबकि वायुमंडल जो है देखो दोनों से ले रही है, सौर्यक विकिरण से और भौमिक विकिरण से। यानी कि पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त होती है, जबकि वायुमंडल को ऊष्मीय ऊर्जा जो है वो पृथ्वी और सूर्य दोनों से प्राप्त होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पृथ्वी जो है केवल सूर्य से प्राप्त करती है ऊष्मा, जबकि वायुमंडल सूर्य प्लस पृथ्वी दोनों से ऊष्मा प्राप्त करता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है ये। बात करते हैं पर्यावरणीय अध्ययन की कि आखिर पर्यावरणीय अध्ययन है क्या। पर्यावरणीय अध्ययन,
तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पर्यावरणीय अध्ययन में कि पर्यावरणीय अध्ययन है क्या। पर्यावरणीय अध्ययन क्या है, पहला प्रश्न ये आता है। दूसरा, पर्यावरणीय अध्ययन के कारण क्या हैं। पर्यावरणीय अध्ययन के क्या कारण हैं, क्यों हम इसको करते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें आएगा कि पर्यावरण के सूचक क्या हैं। पर्यावरण के सूचक क्या हैं। और अगली चीज इसमें पढ़ेंगे पर्यावरणीय अध्ययन के विषय क्षेत्र। पर्यावरणीय अध्ययन के विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र, इन 4 टॉपिकों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन है क्या। तो पर्यावरणीय अध्ययन जो है एक ऐसा क्षेत्र है, या हम ये कहें कि पर्यावरणीय अध्ययन जो है पर्यावरण के अध्ययन को कहते हैं, सबसे पहली बात। और एक ऐसा क्षेत्र है पर्यावरणीय अध्ययन जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, जन स्वास्थ्य, इन सभी शाखाओं को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहली बात तो ये पर्यावरणीय अध्ययन क्या है। पर्यावरण का अध्ययन ही पर्यावरणीय अध्ययन कहलाता है। और पर्यावरणीय अध्ययन में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, ये सारी की सारी शाखाएं सम्मिलित होती हैं। तो अब बात आती है कि पर्यावरणीय अध्ययन के कारण क्या हैं, क्यों इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारण तो ये है कि पृथ्वी पर जो जीव पाया जाता है या मानव जीवन जो पाया जाता है उसका अस्तित्व बना रहे, और उसके अस्तित्व को बनाने के लिए हमें जैव विविधता को संरक्षित रखना होगा। किसको संरक्षित रखना होगा? जैव विविधता को। और जब हम जैव विविधता को संरक्षित करने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए हमें पर्यावरणीय अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी, या हम उसके लिए पर्यावरण का अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरा कारण ये आता है कि प्रकृति की संरचना जो है, जो प्रकृति बनी हुई है, हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारे आसपास का, वो प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, इसमें अगर प्रकृति में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए, प्रकृति में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ जाए तो मानव जीवन पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है। और जब संकट आ जाता है तो इसके लिए हमें पर्यावरणीय अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है कि कैसे हम अपने प्रकृति को संरक्षित रखें। ठीक है, अगली बात आती है कि पर्यावरण का जो अध्ययन है वो जनसंख्या और संसाधन के मध्य अनुकूलतम संबंधों की स्थापना करता है। यानी कि जो पृथ्वी पर उपस्थित जनसंख्या है और जनसंख्या के साथ जो संसाधन हैं, इनके बीच में संतुलन बनाए रखना। और संतुलन कैसे रहेगा? जब हमें पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि पर्यावरण का अध्ययन होगा। चौथी बात आती है इसमें कि पर्यावरण के अध्ययन के द्वारा हम पर्यावरणीय जागरूकता पैदा कर सकते हैं, उसका जागरूकता के साथ उसका विकास और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन 4 कारणों के कारण ही हम पर्यावरणीय अध्ययन को महत्वता देते हैं।